जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, परीक्षा वाटिका यूट्यूब परिवार में आप सभी का स्वागत है। बीपीएससी एईडीओ दूसरे पेपर का ये 7वां मॉडल प्रैक्टिस सेट है। जो लोग चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी नए वीडियो या फिर टेस्ट सीरीज अपलोड किए जाएंगे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके फोन पर चला जाएगा। इस टेस्ट को शुरू करने से पहले आपको एक बात बता दें कि लास्ट में वीडियो के अंत में आपको स्कोर अपना कमेंट करना है कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व प्रति ग्राम अधिकतम ऊर्जा संग्रहित करता है? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन 2 वसा। जो पशु और वनस्पति वसा एक सांद्रित ऊर्जा स्रोत के रूप में काम करते हैं और खाद्य पदार्थ में सबसे अधिक ऊर्जा स्रोत यही है। ठीक है, और वसा में ना प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट की तुलना में प्रति ग्राम कैलोरी का 2.25 गुना अधिकता जो है पाया जाता है। और वसा में प्रति ग्राम कितना कैलोरी पाया जाता है? तो 9 कैलोरी ऊर्जा होता है। ठीक है, 9 कैलोरी ऊर्जा होता है वसा में। और प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट में कितना होता है? तो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की बात की जाए तो इसमें पर ग्राम 4 कैलोरी ऊर्जा पाया जाता है। किसमें? प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। करदांग मठ निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन 4 हिमाचल प्रदेश में यह है, जो द्रुक्पा वंश के सबसे पुराने अधिकार क्षेत्र में एक था। कौन सा वंश? द्रुक्पा। यहां लिख देता हूं मैं, द्रुक्पा। इसी वंश का यह मठ है, सबसे प्राचीन मठ है। और यह ऐतिहासिक मठ करदांग गांव का एक हिस्सा है जो कभी लाहौल हिमाचल प्रदेश की राजधानी हुआ करता था। और मठ में भित्ति चित्र, भित्ति थांग का चित्र, पुराने हथियार, वाद्य यंत्र, इस तरह के सींग, बांसुरी, ड्रम, ये सभी अभूतपूर्व संग्रह वहां पर अभी भी रखा गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 361 के अनुसार डैश के कार्यकाल के दौरान उनके खिलाफ अदालत में कोई आपराधिक कार्यवाही नहीं शुरू की जा सकती। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 राज्यपाल के खिलाफ भाग 19 के अंतर्गत आर्टिकल 361। कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 361 के अंतर्गत राष्ट्रपति या किसी भी राज्य के राज्यपाल अपनी शक्ति या अपने कार्यकाल के किसी भी कर्तव्य के लिए किसी भी अदालत में जवाबदेह नहीं है। जब वह पद धारण करता है उस अवधि के दौरान राष्ट्रपति या किसी राज्य का राज्यपाल जो है इसके खिलाफ कोई आपराधिक कार्यवाही भी नहीं हो सकता है। और भी बातें जान लेते हैं। राष्ट्रपति या किसी भी राज्य के राज्यपाल को उनके पद के कार्यकाल के दौरान गिरफ्तार या कैद भी नहीं किया जा सकता है। नो गिरफ्तारी नहीं होगी। किसकी? राज्यपाल या राष्ट्रपति की, यह ध्यान रखना है। और किसी भी गतिविधि के खिलाफ राष्ट्रपति या राज्यपाल के खिलाफ कोई नागरिक कार्यवाही भी नहीं हो सकती है जो उन्होंने अपनी व्यक्तिगत योग्यता में किया हो। तो ये सभी जानकारी आपको बताया राष्ट्रपति और राज्यपाल से संबंधित, जो आर्टिकल 361 से संबंधित था। चलिए अगला प्रश्न है। एक जीवित कोशिका के संपूर्ण अवयव डैश को डैश के रूप में जाना जाता है जिसमें साइटोप्लाज्म और नाभिक शामिल होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 प्रोटोप्लाज्मा। एक जीवित कोशिका की संपूर्ण सामग्री को कह देते हैं और इसमें साइटोप्लाज्म और नाभिक शामिल होता है। और प्रोटोप्लाज्म कोशिका का जीवित पदार्थ कहलाता है। ठीक है, और माइक्रोस्कोप के तहत साइटोप्लाज्म में खाली दिखने वाली संरचनाओं को रिक्तिका कहा जाता है। जो खाली स्थान दिखता है यहाँ पर ना, ये जो बीच बीच में खाली स्थान डॉट के बाद दिखता है, इसको क्या कहा जाता है? रिक्तिका। लिख देता हूं यहाँ पर, इसको रिक्तिका कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? ये 4 कथन दिए गए हैं, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग। इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है कौन सा सही होगा। तो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। 1952 में पहली लोकसभा का गठन किया गया था, जो पहले आम चुनाव के बाद 17 अप्रैल 1952 को गठित हुआ था। कब? 17 अप्रैल को। ठीक है, ये ध्यान रखना। और पहली लोकसभा 5 वर्षों के अपने पूर्ण कार्यकाल तक चली। 4 अप्रैल 1957 को भंग हुई थी। कब? 4 अप्रैल 1957 को ये लोकसभा भंग हुई थी। 17 अप्रैल 1952 को चली थी और 1957 को भंग हुई थी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। सरहुल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 झारखंड में मनाया जाने वाला सबसे लोकप्रिय आदिवासी त्योहार में से एक है। और नए साल की शुरुआत का प्रतीक होता है। झारखंड क्षेत्र के उरांव, मुंडा और हो आदिवासी द्वारा मनाया जाता है। कौन कौन सा? उरांव, मुंडा और हो जनजाति। ये हो जनजाति जो है ना, इस यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था कि हो जनजाति हो क्या है? तो जनजाति है, तो इससे संबंधित प्रश्न पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो हो सकता है आगे भी पूछा जाए, इसलिए मैंने बता दिया। अगला प्रश्न है। 3री शताब्दी में वाकाटक वंश का संस्थापक कौन था?
इसका राइट आंसर हो जाएगा विंध्य शक्ति। ठीक है, विंध्य शक्ति जो था ये वाकाटक वंश के संस्थापक थे, उनका नाम विंध्य देवी के नाम से उत्पन्न हुआ था। क्या नाम? विंध्य देवी। इन्हीं के नाम से इसका नाम पड़ा था, विंध्य देवी के नाम पर। और भारतीय शासक वाकाटक वंश जो है 3री शताब्दी के ईस्वी में मध्य दक्कन में उत्पन्न हुआ था, और दक्कन के कई समकालीन राजवंश की तहत जो है वाकाटक वंश में भी ब्राह्मणवादी मूल का होने का दावा किया जाता है। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। पाकिस्तान के किस प्रांत में प्राचीन सभ्यता का स्थान मोहनजोदड़ो स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 सिंध प्रांत में है, और प्राचीन बस्ती पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिला में है। कौन सा जिला? लड़काना जिला, ये ध्यान रखना है आपको। और यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में अपार ऐतिहासिक महत्व के कारण एक पुरातात्विक स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। 1900 ईस्वी की शुरुआत में इसकी खोज हजारों साल तक गंदगी और मिट्टी के नीचे दफन पाया गया था, और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के पश्चिम में स्थित है। ठीक है, कौन सी नदी? सिंधु नदी। सिंधु नदी के किनारे बसा है और सिंधु नदी के वेस्ट साइड में है। चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा को किस अनुच्छेद के तहत संसद द्वारा बनाई गई सेवाओं के अंतर्गत माना जाता है? ये ऑप्शन 4 दिए गए हैं। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन 4 आर्टिकल 312, अनुच्छेद 312 के तहत। और राज्यसभा में उपस्थित और मतदान करने वाले 2/3 से कम सदस्य द्वारा, अगर 2/3 से कम माइनस सदस्य होते हैं, समर्थित होते हैं, एक प्रस्ताव पारित करके अखिल भारतीय सेवाओं को संसद द्वारा स्थापित किया जा सकता है। और जिस समय भारतीय संविधान का मसौदा तैयार किया गया था तो 2 सेवाएं थी, एक ICS और एक IPS, जिसको अभी कलेक्टरी कहते हैं या IS कहते हैं। एक थी IPS जो अभी भी है। ठीक है, ये जो IS है उस समय का ICS हुआ करता था। और संविधान निर्माताओं ने उनके नए रूप को स्थापित करने के बजाय उन्हें स्वीकार कर लिया, और संविधान के अनुच्छेद 312 क्लॉज 2 में इसको रखा गया। आर्टिकल 312 क्लॉज 2 के अंतर्गत इसको रखा गया था। तो यहाँ पर पूरा नहीं दिया गया अनुच्छेद 312, तो राइट आंसर यही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा याहू के कंपोज मेल में उपस्थित नहीं होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 कंटेंट। ठीक है, जो इसमें मौजूद नहीं होता है। 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश के बाद दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है? इनमें से कौन सा हो जाएगा? वेरी इजी आंसर, महाराष्ट्र जो है 2011 के जो जनगणना हुई थी उसमें इसके बाद सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है। और सिक्किम भारत का सबसे कम आबादी वाला राज्य है। कौन सा? सिक्किम। सिक्किम में सबसे कम आबादी आंकी गई थी कब? 2011 के जनगणना में। 2011 का जो सेंसस रिपोर्ट आया था, ठीक है, सेंसस रिपोर्ट में सिक्किम की जनसंख्या सबसे कम थी, और सबसे अधिक उत्तर प्रदेश का, सबसे अधिक यूपी की जनसंख्या। चलिए अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा ब्रिटिश वाइसराय 1884 में लागू किए गए इल्बर्ट बिल से संबंधित था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 लॉर्ड रिपन। यह बिल 1883 ईस्वी में वाइसराय रिपन द्वारा पेश किया गया था, जो वास्तव में भारतीय दंड संहिता से नस्लीय पूर्वाग्रह को खत्म करना चाहता था। और रिपन ने ना देश में वर्तमान कानून के लिए एक संशोधन का प्रस्ताव दिया था, जिसमें कि भारतीय न्यायाधीश और मजिस्ट्रेट को जिला स्तर पर आपराधिक मामला में ब्रिटिश अपराधियों के वाद पर जो वाद विवाद होता था उस पर निर्णय सुनाने के लिए अधिकार क्षेत्र की अनुमति दिया गया था। और संशोधित बिल जो है, जिसको इल्बर्ट बिल के नाम से जानते हैं, 25 जनवरी 1884 को पेश किया गया। 25 जनवरी 1884 ईस्वी को पारित हो गया था। बिल लाया कब गया? 1883 में, और 25 जनवरी 1884 को यह पारित हो गया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार के डैश भाग के बराबर होता है। तो ये जैसे चंद्रमा का द्रव्यमान कितना होता है? 1/100 गुना, और चंद्रमा की त्रिज्या पृथ्वी कितना होता है? 1/4 गुना। ठीक है, इसलिए पृथ्वी जो चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण का मान होता है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के मात्र कितना होता है? 1/6। 3 चीजें आपको देखना है यहाँ पर। द्रव्यमान कितना होता है पृथ्वी चंद्रमा की तुलना में? 1/100। त्रिज्या कितनी होती है चंद्रमा का पृथ्वी की तुलना में? 1/4। और गुरुत्वाकर्षण क्या होगा? 1/6, यानी 6वें भाग के यह बराबर होगा। तो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, किस वनस्पति शास्त्री को वनस्पति वर्गीकरण की व्यापक रूप से प्रयोग की जाने वाली प्राकृतिक प्रणालियों के आरंभिक सृजकों में से एक होने का श्रेय दिया जाता है? 4 ऑप्शन यहां दिए गए हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 अगस्त विल्हेम आइचलर।
एक जर्मन वनस्पति शास्त्री थे जिन्होंने वनस्पति वर्गीकरण के लिए पहली बार व्यापक रूप से इस्तेमाल की जाने वाली एक प्राकृतिक प्रणाली विकसित की। 1886 ईस्वी में विकसित वनस्पति वर्गीकरण की आइसलर की प्रणाली को अंततः विश्वव्यापी स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। उन्होंने वनस्पति जगत को 4 भाग में विभाजित किया था। आप लोगों को पता है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और स्पर्मेटोफाइटा। ठीक है, ये 4 वर्गीकरण इनके द्वारा किया गया, आइचलर के द्वारा। ठीक, अगला प्रश्न है, शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी उसके वजन के आधार पर चवर्णिका पेशी, मासेटर मांसपेशी कहां स्थित होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, जबड़ा में स्थित होता है यह, और चवर्ण या चबाने की मांसपेशी में से जाना जाता है। और एक औसत आदमी को काटने की शक्ति 117 से लेकर 265 पाउंड के बीच होती है, कोई भी चीज दांत से काटने की शक्ति। अगला प्रश्न है, डैश परिवर्तनीय चौड़ाई की समानांतर ऊर्ध्वाधर रेखाओं के पैटर्न के रूप में एक मशीन द्वारा पाठ कूट है। यहां पर ये 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, बारकोड। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। जो अलग अलग चौड़ाई की समानांतर रेखाओं की संख्या को की पैटर्न को जो है मशीन और पाठनीय कोड से संबंधित करता है। और बारकोड का आविष्कार नॉर्मन जोसेफ वुडलैंड और बर्नार्ड सिल्वर द्वारा किया गया था और 1951 ईस्वी में अमेरिका में पेटेंट कराया गया था। और आविष्कारक मोर्स कोड द्वारा इस पर आधारित जो प्रणाली थी जिसे पतली और मोटी सलाखों तक बढ़ाया गया था। राइट आंसर क्या हो गया? बारकोड। द्वीपीय देश फिजी किस महासागर में स्थित है? यहां ऑप्शंस दिए गए हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, प्रशांत महासागर, जो दक्षिण प्रशांत महासागर में फिजी देश है और द्वीप समूह है। यह न्यूजीलैंड के ऑकलैंड के कोरो सागर से घिरा हुआ है और इस द्वीप समूह में लगभग 300 द्वीप और 540 छोटे द्वीप हैं। राजधानी सुवा सबसे बड़े द्वीप, और विट्टी लेबू जो इसको ग्रेट फिजी कहते हैं, क्या कहते हैं? ग्रेट फिजी कहा जाता है। यह दक्षिण पूर्वी तट पर स्थित एक महाद्वीप है। अगला प्रश्न है, तने के उस भाग को क्या कहा जाता है जहां पत्ती उत्पन्न होती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, आसंधी या आसंधी कहा जाता है। और जिसे पर्ण ग्रंथि के रूप में भी जाना जाता है, इसलिए यह पत्तियों के जुड़ाव का बिंदु होता है। 2 पर्ण ग्रंथियों के बीच पौधे के क्षेत्र को इंटरनोड के रूप में जाना जाता है। जो 2 पर्ण ग्रंथि के बीच होता है, जैसे एक पत्ती है ना ये, ठीक, और एक पत्ती इधर अगर निकल गया तो इस वाले जगह को इंटरनोड कहा जाता है। क्या चीज? इंटरनोड। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थान महाबलेश्वर में है? इसका करेक्ट आंसर आप लोग बताइए क्या हो जाएगा? कृष्णा नदी। कौन सी? कृष्णा नदी। ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर, जो महाराष्ट्र में महाबलेश्वर में बहती है। और कृष्णा नदी पूरे महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से होकर बहती है। जैसे गंगा, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र के बाद कृष्णा नदी भारत में जल प्रवाह और नदी बेसिन क्षेत्र के मामले में चौथी सबसे बड़ी नदी है। कौन सी? कृष्णा। अगला प्रश्न है, फतवा आलमगिरी मुस्लिम कानूनों का एक संगठन निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में लिखा गया था? ये ऑप्शंस दिए गए हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3, औरंगजेब के शासनकाल में लिखा गया था। और यह इस्लामी शरीयत पर आधारित कानून की किताब था और मुगल बादशाह मोहम्मद औरंगजेब, जिसके आलमगीर के नाम से भी जाना जाता है, उसके शासनकाल में यह लिखा गया था। यह संकलन मुख्य रूप से सुन्नी हनफी इस्लामिक न्यायशास्त्र पर आधारित है और इसमें सऊदी अरब सहित दुनिया के विभिन्न हिस्सों में कई प्रमुख विद्वान का योगदान रहा था, मुख्य रूप से हनफी स्कूल से। कौन सा स्कूल? हनफी स्कूल से संबंधित था। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने 1932 में भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, जेम्स रैमेडे मैकडोनाल्ड के द्वारा किया गया था। 16 अगस्त 1932 ईस्वी को अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व पर प्रस्ताव की घोषणा थी, जिसमें सांप्रदायिक पुरस्कार के रूप में जाना जाता है और सांप्रदायिक चुनाव की सिफारिश भी की गई थी। इसे मैकडोनाल्ड अवार्ड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से पुस्तक व्हाट हैपेंड के लेखक कौन है? वेरी इजी आंसर हो जाएगा हिलेरी क्लिंटन। 2017 का संस्मरण है। यह पुस्तक 2016 के चुनाव में संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति पद के डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार, आम चुनाव के उम्मीदवार के रूप में उनके अनुभवों का वर्णन किया गया है। किसके? हिलेरी क्लिंटन। भारत में अदरक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश। वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक डैश वर्ष की समाप्ति पर किया जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, 5वें वर्ष। ठीक, राष्ट्रपति द्वारा
राष्ट्रपति किसी राज्य के डैश से एक रिपोर्ट प्राप्त होने पर अनुच्छेद 356 के तहत आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, राज्यपाल अनुच्छेद कौन सा 356 के तहत आपातकाल की घोषणा जारी कर सकता है। यदि वह इस बात से संतुष्ट है कि राज्य में संवैधानिक ढांचा टूट रहा है या फिर बिखराव आ रहा है, वह या तो राज्यपाल की रिपोर्ट पर या अन्यथा कार्रवाई कर सकता है। और आपातकाल की उद्घोषणा को राष्ट्रपति की संतुष्टि के अधीन किया जाता है, इसलिए वह राज्यपाल की रिपोर्ट प्राप्त होने पर यदि संतुष्ट नहीं है तो राष्ट्रपति शासन लगाने से इनकार कर सकता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा फूल का नर हिस्सा होता है? यह हो जाएगा पुष्प केसर। जो नर या पराग युक्त हिस्से को पुंकेसर कहा जाता है, जो फिलामेंट और एंथर से बना होता है, ये बातें पता है आपको। और मादा या बीज युक्त हिस्से को पिस्टिल कहा जाता है। अगर मादा हिस्सा पूछा जाए तो उसको कहा जाता है पिस्टिल, ठीक है। और जो अंडाशय स्टिग्मा और स्टाइल से बना होता है पिस्टिल। और एक फूल में विशेष रूप से नर भाग और मादा भाग सामान्यतः दोनों हो सकते हैं। एक फूल में दोनों भाग हो सकते हैं, ये ध्यान रखना आपको। यानी पिस्टिल भी हो सकता है या पुष्प केसर भी हो सकता है, दोनों साथ साथ भी हो सकते हैं। लैक्टोमीटर दूध के नमूनों की शुद्धता निर्धारित करने के लिए उपयोग किया जाता है। और हाइड्रोमीटर तरल पदार्थों के घनत्व को निर्धारित करने के उपयोग में लाया जाता है। डैश के सिद्धांत पर आधारित होते हैं। यहाँ दो प्रश्न बन गया। दूध के नमूना, दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर से मापी जाती है, हाइड्रोमीटर से तरल पदार्थ के घनत्व को मापा जाता है। दो क्वेश्चन तो क्वेश्चन में ही सॉल्व हो गया, ये दो चीजें जान गए आप लोग। और इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है यह। और द्रव में निलंबित ठोस के भार के आभासी कमी आ जाती है, जो कि वस्तु द्वारा विस्थापित द्रव के भार के बराबर होता है। यदि दूध का नमूना शुद्ध है तो लैक्टोमीटर उस पर तैरने लगता है, अगर वह मिलावटी या शुद्ध है तो लैक्टोमीटर डूब जाता है। और हाइड्रोमीटर जो है आर्किमिडीज सिद्धांत का उपयोग करके बनाया गया था। एक द्रव में निलंबित ठोस को ठोस में डूबे हुए भाग द्वारा विस्थापित द्रव के भार के बराबर बल द्वारा उस पर उठाया जाता है। ये दोनों चीजें हमने देख लिया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संघ के प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों को भारत के संविधान के डैश के तहत राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 75 के तहत प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाएगा और अन्य मंत्रियों को प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति नियुक्त करेगा। ये चीजें आपको पहले से पता है। और मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित कुल मंत्रियों की लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं होगा, यह ध्यान रखना है आपको। अगला प्रश्न है, उस सिख गुरु का नाम बताइए जिन्होंने पंजाबी भाषा लिखने के लिए गुरुमुखी लिपि विकसित की थी। इनका क्या नाम है? तो गुरु अंगद, इनके द्वारा ये लिपि विकसित किया गया था 16वीं शताब्दी के मध्य भाग में। जो दूसरे सिख गुरु थे, सिख धर्म के प्रमुख माने जाते थे, जिसे लाहंदा लिपि में कुछ अपर्याप्तताओं को दूर करने के लिए इन्होंने इस लिपि को अपनाया था। कौन सा? लाहंदा लिपि पहले था, उसके स्थान पर इन्होंने गुरुमुखी लिपि का उपयोग किया था पंजाबी भाषा लिखने के लिए। अगला प्रश्न है, मानव पाचन तंत्र के निम्नलिखित में से किस भाग में भोजन का पाचन पूरा होता है? राइट आंसर हो जाएगा छोटी आंत में, जिसमें 3 भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं छोटी आंत के 3 भाग? ग्रहणी, जेजुनम। ये सारी चीज आपको पता है, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूं इसलिए कुछ चीजें याद नहीं रहती है, ध्यान से निकल जाता है। ग्रहणी, जेजुनम और इलियम, ये 3 भाग होते हैं छोटी आंत के। ठीक। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के किस नेता को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? बताइए आप लोग, कौन से नेता हैं ये? करेक्ट आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। ग्रैंड ओल्ड इंडिया मैन के रूप में जाने जाते हैं। पारसी विद्वान, शिक्षक, कपास व्यापारी और एक प्रारंभिक भारतीय राजनीतिक और सामाजिक नेता के रूप में जाने जाते थे। और भारत में अनौपचारिक दूत के रूप में उनको जाना जाता है। ठीक है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक सदस्य में से इनको गिना जाता है। ये सारी चीजें देख ली हमने। अगला प्रश्न है, एक कंप्यूटर सिस्टम में प्रत्येक I/O युक्ति पहले नियंत्रक से मिलती है, जिसे डैश कहते हैं, जो युक्ति के परिचालन को नियंत्रित करता है। ऑप्शंस दिए गए यहां पर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस कंट्रोलर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित गैसों में से किसे लाफिंग गैस के रूप में जाना जाता है? ये चीजें पहले से जानते हैं। नाइट्रस ऑक्साइड, जिसे डाई नाइट्रोन ऑक्साइड या डाई नाइट्रोन मोनोऑक्साइड के रूप में भी जाना जाता है। N2O इसका सूत्र होता है। यह रासायनिक यौगिक है। ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर, नाइट्रोजन ऑक्साइड।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के पहले सैन्य अधिकारी थे जिन्हें फील्ड मार्शल के पद से सम्मानित किया गया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सैन मानेकशॉ। ठीक है, सैन मानेकशॉ। जो फील्ड मार्शल होता है 5 सितारा जनरल ऑफिसर पद और भारतीय सेना में सर्वोच्च पद है, और ये जो है सैम मानेकशॉ भारत के पहले फील्ड मार्शल थे। 1 जनवरी 1973 को इनको पद मिला था। कब? 1 जनवरी 1973 को। ठीक। अगला प्रश्न है, डैश सतपुरा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है, बताइए आप लोग कौन सी होगी? धूपगढ़ या धूपगढ़ पर्वत? सतपुरा श्रेणी और मध्य प्रदेश का उच्चतम बिंदु है। धूपगढ़ या धूपगढ़ पर्वत, और मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा स्थान है, कहां का? एमपी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक फाइबर नहीं है? तो ये हो जाएगा टेरिलिन। जो प्राकृतिक रेशा को पौधे और जानवर द्वारा उत्पादित पदार्थों के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो रेशा या धागा या रस्सी के रूप में काटा बुना या बांधा जा सकता है। ये चीजें पता है आपको। चलिए अगला प्रश्न है, वह रक्त वाहिकाएं जो रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती हैं उन्हें क्या कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा धमनियां। हृदय से शुद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न भाग तक ले जाते हैं। सिराएं का क्या काम होता है? जो सिराएं होती है संपूर्ण शरीर के विभिन्न अंगों से हृदय की ओर अशुद्ध रक्त को लाती है। जो गंदे खून होती है, जो जिसे हाथ की उंगलियों से हृदय तक ले जाएंगी। और सभी धमनियां जो होती है ऑक्सीकृत रक्त का संचरण करती है, और धमनियों से रक्त का दबाव सिराओं से अधिक होता है। चलिए अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में सबसे निम्न लिंगानुपात यानी प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या है? सबसे निम्न, तो ये हो जाएगा कहां का? ऑप्शन 1 हरियाणा। ठीक है, और केरल जो है 1000 पुरुषों में से 1084 महिलाएं हैं, यानी कि पुरुषों की संख्या कम है, महिलाओं की संख्या ज्यादा है। मेल 1000 पुरुष पर 1084 फीमेल है। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है कहां का? लिंगानुपात है कहां का? केरल का। और हरियाणा में 1000 पुरुष पर कितनी महिलाएं हैं? 877, सबसे कम है। ठीक है, उच्च लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश की बात की जाए तो पांडिचेरी हो जाएगा, जिसको पुदुचेरी भी कहते हैं। और सबसे कम महिला लिंगानुपात के साथ केंद्र शासित प्रदेश पूछा जाए तो दमन और दीव होगा। सबसे अधिक पुदुचेरी, सबसे कम दमन द्वीप। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रख्यात स्वतंत्रता सेनानी शहीद लक्ष्मण नायक डैश राज्य के थे? तो ये कहां के थे? तो ये थे स्वतंत्रता सेनानी उड़ीसा से प्रसिद्ध नेता थे। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। डैश में मेमोरी प्रबंधक एक प्रक्रिया को उपलब्ध आवंटित ना होने वाली अनएलोकेटेड मेमोरी के सबसे बड़े खंड में रखता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 वर्स्ट फिट। निम्नलिखित में से कौन गुप्तकालीन शासक था? इनमें से तो ऑप्शन 2 विक्रमादित्य। भारत माता चित्र पेंटिंग मूल रूप से डैश द्वारा बनाया गया? तो यह बनाया गया था किनके द्वारा? अवनींद्रनाथ टैगोर के द्वारा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के लेखा नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कैग सीएजी के लिए एक स्वतंत्र पद प्रदान करता है? ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। आर्टिकल 148 भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कैग भारत के संविधान के अनुच्छेद 148 के तहत स्थापित एक संवैधानिक निकाय है। क्या चीज? संवैधानिक निकाय। ये भी पूछा जा सकता है, ये वर्ड ध्यान रखिएगा, संवैधानिक निकाय। और कैग को राष्ट्रपति द्वारा अपने हाथ और मुहर के तहत वारंट द्वारा नियुक्त किया जाता है, जो 6 वर्ष की आयु या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो उससे पहले तक अपने पद पर बने रह सकते हैं। ठीक है, यहां पर और भी अनुच्छेद दिए गए। अनुच्छेद 110 किससे संबंधित है? धन विधेयक को परिभाषित किया गया, जिसमें मुद्रा बिलों का संबंध वित्तीय मामले जैसे कराधीन सार्वजनिक व्यय इत्यादि से है। और आर्टिकल 343 भारतीय संविधान का कौन सा 17वां लेखों में से 343 जो आर्टिकल है 343 से 351 तक आधिकारिक भाषाओं का संबंध, इसमें संबंधित भाषाएं के बारे में बताया गया है। 124 में क्या कहा गया है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 124 भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति है। किसके? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति से संबंधित है। कौन सा? आर्टिकल 124। आर्टिकल 148 कैग से संबंधित है। ये चारों आर्टिकल को हमने कवर कर लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान में किस अनुच्छेद के प्रावधान के अंतर्गत भारत रत्न पुरस्कार का प्रयोग प्राप्तकर्ता के नाम के साथ उपसर्ग या प्रत्यय के रूप में नहीं किया जा सकता? ये ऑप्शंस दिए गए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 आर्टिकल 18 क्लॉज 1।
उपाधि समाप्त कर देता है। वह राज्य को किसी भी व्यक्ति, चाहे वह एक नागरिक या विदेशी हो, पर किसी भी उपाधि, एक सैन्य या शैक्षणिक अंतर को छोड़ दिया जाए तो इसको प्रदान करने से रोकता है। और 1996 में सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय पुरस्कार, भारत रत्न, पद्म विभूषण और पद्मश्री की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा था, जिसमें फैसला सुनाया गया कि ये पुरस्कार अनुच्छेद 18 के तहत अर्थ के भीतर शीर्षक की राशि नहीं है, जो कुलीनता के वंशानुगत खिताबों का प्रतिबंधन करता है। इसलिए अनुच्छेद 18 का उल्लंघन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि समानता का सिद्धांत अनिवार्य नहीं है कि योग्यता को मान्यता नहीं दी जानी चाहिए। हालांकि यह भी फैसला सुनाया गया कि उन्हें पुरस्कार के नाम पर प्रत्यय या उपसर्ग के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए, अन्यथा उन्हें उससे पुरस्कार वापस ले लेना चाहिए। ये सभी जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सुनाया गया था। तो आर्टिकल 18 क्लॉज 1 इज द राइट आंसर, ऑप्शन 3। ओके, अगला प्रश्न है, लंबाई की एसआई इकाइयों की अंतरराष्ट्रीय प्रणाली इकाई डैश है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, मीटर। ठीक है, लंबाई की इकाई मीटर है और लंबाई की एसआई इकाई भी मीटर है। और इससे निर्वात प्रकाश की गति के निश्चित मान द्वारा परिभाषित किया जाता है, जिसे मीटर पर सेकेंड के रूप में व्यक्त किया जाता है, इस तरह से। ठीक है, अगला प्रश्न है, बांग्लादेश का राष्ट्रगान आमार सोनार बांग्ला डैश द्वारा रचित है। सेम अपने देश का और बांग्लादेश का रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा, एक ऐसे व्यक्ति हैं जो दोनों देश के लिए राष्ट्रगान लिखे थे। भारत का जनगण राष्ट्रगान क्या है, जनगण मन, और आमार सोनार बांग्ला बांग्लादेश का राष्ट्रगान, ये दोनों रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। आमार सोनार बांग्ला ब्रिटिश विभाजन के दौरान लिखा गया था, कब, 1906 ईस्वी में, ये ध्यान रखना। ठीक है, और जो अनंतिम सरकार था 1971 में, जब बांग्लादेश आज़ाद हुआ था, किससे, पूर्वी पाकिस्तान से, तो 13 जनवरी 1972 को स्वतंत्रता के बाद आधिकारिक रूप से इसका अनुमोदन कर दिया गया था। कब, 13 जनवरी 1972 को बांग्लादेश सरकार ने इसको अपने राष्ट्रगीत के रूप में स्वीकार कर लिया था। अगला प्रश्न है, कृषि क्षेत्र में निम्नलिखित में से क्या कार्यशील पूंजी है? तो राइट आंसर हो जाएगा धन। जो कार्यशील पूंजी खेत क्षेत्र में उपलब्ध तरलता की कुल मात्रा का एक सरल उपाय है। इसकी गणना जो है वर्तमान परिसंपत्ति से वर्तमान देनदारियों को घटाकर की जाती है, और सेक्टर में जितनी अधिक तरलता होगी उतनी बड़ी संख्या भी होगी। अगला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में चयनित सेल को एक भिन्न पृष्ठ पर खींचने के लिए कुंजी को नीचे लाएं और चयनित क्षेत्र को पृष्ठ लेवर पर खींचे। किससे खींचा जाएगा? इसका वेरी इजी आंसर है ऑप्शन 4, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कंट्रोल से संबंधित है। यह कंट्रोल कुंजी दबाकर रखना है इसमें, और चयनित क्षेत्र को शॉर्ट लेवर पर खींचने का काम किया जा सकता है। पोटेशियम एक रासायनिक तत्व है जिसका रासायनिक प्रतीक डैश है। पोटेशियम का रासायनिक प्रतीक पूछा जा रहा है, क्या हो जाएगा बताइए आप लोग? ऑप्शन 4 के। ठीक है, सोडियम का क्या होता है? Na, कैल्शियम का Ca, और सल्फर का S, सिलिकॉन का हो अगर पूछा जाए तो Si। अगला प्रश्न है, वायु द्वारा परागण को क्या कहा जाता है? तो इसको क्या कहा जाता है? एनिमोफिली। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। एक पवन परागण या परागकण का एक रूप है जिसके द्वारा पराग को हवा में वितरित किया जाता है। लगभग सभी जितने जिम्नोस्पर्म है एनेमोफिलिस होते हैं, जैसे कि पॉल्स में कई पौधे होते हैं जिनमें घास, सेज, रस ये सभी शामिल होते हैं। इस तरह के परागण को अंजाम देने वाला छोटे फूल हल्के रंग के होते हैं और उनमें सुगंध या अमृत नहीं होता है। इन फूलों के पुंकेसर जो होते हैं लंबे टाइप के होते हैं और हवा को परागित करने में मदद करने के लिए फूल से बाहर निकलते हैं। जैसे पंख तंतु से शिथिल रूप से जुड़े होते हैं और पराग बहुत हल्का और शुष्क होता है। जो कलंक पंखदार होता है और फूल के बाहर निकलते समय अगर इसका उदाहरण लिया जाए तो जैसे मक्का हो गया, तो फूल जैसे निकलता है तो क्या होता है? पंखदार टाइप का होता है। मक्का में कैसे निकलता है? मान चलिए यहाँ पर मान लीजिए ये मक्का है, ठीक है, इसमें किस टाइप से निकलता है? इस टाइप से, आप सभी को पता है, इस टाइप से उसका छिलका निकलता है, यहाँ पर जाकर के पूरा ऊपर में फूल आता है। सही से नहीं बना लेकिन इसी टाइप का निकलता है। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में खरीफ मौसम किसके साथ आता है? बताइए आप लोग। दक्षिण पश्चिम मानसून के मौसम में बोई जाने वाली फसलों को खरीफ या मानसून की फसल कहा जाता है। ये चीजें आपको पता है, तो दक्षिण पश्चिमी मानसून के साथ आता है। तिब्बती आध्यात्मिक नेता दलाई लामा ने भारत में किस वर्ष में राजनीतिक शरण की मांग की थी?
ये वर्ष था 31 मार्च 1959। ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। कब? 31 मार्च 1959। ओके। अगला प्रश्न है माहेश्वरी साड़ी से संबंधित महारानी का नाम बताइए। तो माहेश्वरी साड़ी की उत्पत्ति कब हुई थी? 18वीं शताब्दी में, जब रानी अहिल्याबाई होलकर द्वारा मध्य प्रदेश के इंदौर राज्य पर शासन किया गया था। लोगों के अनुसार, जो वहां के लोग हैं आसपास के, कहते हैं कि रानी अहिल्याबाई ने सूरत और मालवा के कारीगर को शाही मेहमान और रिश्तेदार को उपहार देने के लिए 9 गज, जो विशेष साड़ी कहा जाता है, 9 गज की साड़ी को डिजाइन करने का आदेश दिया था और कारीगर द्वारा निर्मित साड़ी माहेश्वरी साड़ी के रूप में लोकप्रिय हुआ और माहेश्वरी साड़ी के डिजाइन महेश्वर के किले की दीवार पर विस्तार से प्रेरित किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा किससे? रानी अहिल्याबाई से संबंधित है। भारतीय प्रतिभूति सिक्योरिटीज और विनिमय बोर्ड डैश में स्थित है। तो ये कहां पर है? मुंबई में। 12 अप्रैल 1992 को, कब? 12 अप्रैल 1992 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम 1992 के प्रावधान के अनुसार इसकी स्थापना की गई और यह नियम और निर्देश का पालन करने वाला निवेशकों की हितों की रक्षा करने के लिए भारतीय पूंजी और प्रतिभूति बाजार की निगरानी और विनिमय करता है। ठीक है। सेबी का मुख्य कार्यालय कहाँ है? मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में। सेबी, इसी का फुल फॉर्म है सेबी। ठीक है। अगला प्रश्न है भारत के जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र बायोस्फीयर रिजर्व के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 दाचीगाम। एक लुप्त प्राय हंगुल या कश्मीर हरिन, जो हरिन है, इसके लिए लोकप्रिय है और भारत में पाए जाने वाले लाल हिरन की एकमात्र प्रजाति है। कौन सा? दाचीगाम, लाल हिरन। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 1857 के विद्रोह के दौरान फैजाबाद में निम्नलिखित में से किसने नेतृत्व किया? 1857 का विद्रोह तो एकदम आप लोग मुंहजबानी कर लीजिए। एक प्रश्न निश्चित ही रहेगा, या तो कनेक्टेड रहे या फिर डायरेक्ट पूछा जाए। तो 1857 का विद्रोह का नेता जो कुंवर सिंह कहां से थे? बिहार से। ठीक। मौलवी अहमदुल्ला कहां से थे? तो ये थे फैजाबाद से। ठीक है। बेगम हजरत महल लखनऊ से लीड कर रहे थे। खान बहादुर खान बरेली से, ये बरेली से नेतृत्व कर रहे थे। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कहां से? फैजाबाद से। तो मौलवी अहमदुल्ला यहां से नेतृत्व कर रहे थे। ठीक है। अगला प्रश्न है भारत के राष्ट्रपति ने किस संवैधानिक प्रावधान के अंतर्गत केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख आरक्षण संशोधन अधिनियम 2025 को लागू किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 आर्टिकल 240 के तहत ये आरक्षण लागू किया गया, जिसमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए जो उसका कोटा है उसको छोड़कर लद्दाख के निवासियों के लिए नौकरियों में 85% तक का आरक्षण का प्रावधान है। कहां के? लद्दाख के लोगों के लिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रांतों में द्वैध शासन, जो डायरकी के उन्मूलन की संस्तुति डैश द्वारा की गई थी। तो ये जो है भारत सरकार अधिनियम 1935 की विशेषताओं में से था। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1935 का भारत सरकार अधिनियम। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, डैश द्वारा लिखा गया। ये सभी बच्चों में आप लोग कविता पढ़ चुके हैं। रेखा सपदम खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। सुभद्रा कुमारी चौहान एक फेमस कवियत्री थे। 1921 ईस्वी में सुभद्रा कुमारी चौहान और उनके पति के द्वारा जो असहयोग आंदोलन में शामिल हुए थे महात्मा गांधी के साथ, वो पहली महिला सत्याग्रही थे जिन्होंने नागपुर में अदालत में उनको गिरफ्तार भी कर लिया गया था। और 1923 और 1942 में ब्रिटिश शासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के कारण 2 बार जेल भी जा चुकी थी। तो ये कविता जो है कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखा गया था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण परिपथ सर्किट में विद्युत धारा की उपस्थिति का पता लगा सकता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 गैल्वेनोमीटर, जो उसको धारा मापी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न 14 से 28 जून 2025 तक बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास खान क्वेस्ट किस देश में आयोजित किया जा रहा है? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन 2 मंगोलिया में आयोजित किया जा रहा है। 22वां संस्करण है, 14 से 28 जून तक मंगोलिया में आयोजित होगा। और खान क्वेस्टा का पिछला संस्करण मंगोलिया में 27 जुलाई से 9 अगस्त 2024 तक चला था। ठीक है। और इस शुरू में 2003 में अमेरिका और मंगोलिया के बीच द्विपक्षीय प्रयास के रूप में शुरू किया गया था और 2006 में वैश्विक शांति स्थापना का पहल बन गया था ये युद्ध। ठीक है। और इस अभ्यास में भारतीय सेना के 40 कर्मियों की एक टीम है, जिसमें महिला अधिकारी और 2 महिला सैनिक भी शामिल होंगे और उनको तैनात किया गया है। ये सारे फैक्ट्स आपको जान लेना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक यौगिक नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा लोहा।
एक रासायनिक यौगिक एक रासायनिक पदार्थ है जिसमें दो या दो से अधिक विभिन्न रासायनिक बंधुओं या रासायनिक तत्व होते हैं जो एक निश्चित अनुपात के साथ संरचना का निर्माण करते हैं, और प्रत्येक तत्व का अनुपात आमतौर पर रासायनिक सूत्र द्वारा व्यक्त किया जाता है। अगर उदाहरण के लिए मान ले तो H2O जो पानी है एक यौगिक है जिसमें हाइड्रोजन दो अणु हाइड्रोजन होता है, कितना, दो अणु हाइड्रोजन और दो अणु ऑक्सीजन के बंध होते हैं, ठीक है, बॉन्डेशन होते हैं। अगला प्रश्न है धोती गमछा डैश का देशज वस्त्र का प्रतीक है। तो ये जो है असमिया बहुत ही साधारण पोशाक पहनती है और ज्यादातर हाथ से काम करती है। महिलाएं मोटी मोटी मेखला जिसको चादर या रिहा मेखला कहा जाता है वो पहनती है, और पुरुष जो सूड़िया जिसको धोती कहते हैं, धोती को क्या कहा जाता है वहां पर असम में, सूड़िया, ठीक है, ये पहनते हैं। और इसके ऊपर एक चदर पहनते हैं जिसे सेलड़ी के नाम से जाना जाता है। चदर जो पहनते हैं उसको सेलड़ी कहा जाता है। तो कहाँ का देसी वस्त्र है, ये असम का है, ठीक। जब तक नई संसद संपूर्ण वर्ष के लिए बजट पारित नहीं करती तब तक सरकार को प्रशासनिक खर्चे पूरे करने की अनुमति कैसे प्राप्त होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, गणना के आधार पर मतदान, यानी वोट ऑन काउंट, ठीक है। वोट ऑन अकाउंट एक विशेष प्रावधान है जिसके द्वारा सरकार जो है वर्ष के एक हिस्से के लिए व्यय के लिए पर्याप्त धनराशि के लिए संसद की स्वीकृति प्रदान करती है, जो नई सरकार गठन होती है उस समय तक के लिए ये बातें हैं, ठीक है। और इसे पूरा बजट तैयार करने में जब ये खर्चा होता है इसको सक्षम करने के लिए सरकार विनिमय करती है। आमतौर पर इसको 3 महीना लगता है और अनुमानित वार्षिक खर्च के 1/4 का बराबर होता है, ठीक। अगला प्रश्न है द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन थे। जनवरी 1953 में सरकार ने समाज सुधारक काका कालेलकर को, जो कालेलकर थे, इनकी अध्यक्षता में प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन हुआ था, और आयोग ने मार्च 1955 ईस्वी में अपनी रिपोर्ट दी थी। किससे संबंधित है ये, तो राइट आंसर हो जाएगा बीपी मंडल से संबंधित है, ठीक है। अगला प्रश्न है मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन किस संगठन द्वारा किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग बताएंगे। जो HDR है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, ये संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP की मानव विकास रिपोर्ट कार्यालय द्वारा प्रकाशित किया जाता है। पहला प्रकाशन हुआ था 1990 में, कब, 1990 में हुआ था। पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक और भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन द्वारा लॉन्च किया गया था। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर, UNDP से संबंधित है यह। अगला प्रश्न है आर्कटिक होम ऑफ द वेदास पुस्तक के लेखक कौन है। इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। कॉपर स्मिथ बार्बेट क्या है। तो यह एक पक्षी है, एक एशियाई बार्बेट जिसमें क्रिम्सन माथे और गले के लिए जाना जाता है, जो एक मेट्रोनॉमिक कॉल के लिए जाना जाता है, जो एक हथौड़ा से धातु की नकल करने वाली धातु की तरह लगता है। अगला प्रश्न है किस वर्ष तक भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था देश के सकल घरेलू उत्पाद में 5वां हिस्सा योगदान करने की उम्मीद है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, 2029-30 में जो भारतीय प्रधानमंत्री हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी, इनके कार्यकाल के 11 वर्ष पूरे होने के साथ भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था राष्ट्रीय विकास की आधारशिला बनने जा रही है। 2029-30 तक देश की आय का लगभग 5वां हिस्सा यानी 20% होने का अनुमान है। अगला प्रश्न है प्रायद्वीपीय शब्द का अर्थ है पानी से डैश से घिरा हुआ भूमि का एक टुकड़ा। तो पानी से एक 3 तरफ से, मान चलिए ये एक भाग है, ठीक है, ये वाटर है, ठीक है, ये वाटर है, ये वाटर है, और ये भाग पहाड़ या पठार कुछ भी हो सकता है। तो 3 तरफ पानी से घिरा हुआ क्षेत्र है, इसको क्या कहा जाएगा, प्रायद्वीप। अगला प्रश्न है कावेरी नदी का उद्गम कहां से होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मगिरी पहाड़ी से होता है, और ब्रह्मगिरी रेंज है पहाड़ी का, और तमिलनाडु के कुड्डालोर के दक्षिण में बंगाल की खाड़ी में पहुंचता है। नदी की कुल लंबाई 760 किलोमीटर है, और उसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हो जाती है, उधर की नदियां हैं कुछ, जैसे अमरावती, भवानी, हेमवती, काबिनी, और इसका बेसिन जो है कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में फैला हुआ है। अगला प्रश्न है प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस वर्ष में आरंभ किया गया था। एक क्वेश्चन लगभग पूछा जाता है। 1969 में यह धुंडीराज गोविंद फाल्के के नाम पर स्थापित किया गया था। कब, 1969 ईस्वी में। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। यह भारतीय सिनेमा के विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है, जिसमें स्वर्ण कमल और 10 लाख रुपए का नगद पुरस्कार शामिल है। पुरस्कार के सबसे हालिया प्राप्तकर्ता
अभिनेता अमिताभ बच्चन है, जिन्होंने 66वें फिल्म पुरस्कार समारोह में सम्मानित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा मेघालय पठार भाग नहीं है? राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन 4 पलामू की पहाड़ियां, जो दक्षिण पठार का एक त्रिकोणीय भूभाग है जो नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। सतपुरा श्रेणी उत्तर में अपना विस्तृत आधार प्रवाह करती है, जबकि महादेव कैमूर पहाड़ियां मैकाल पर्वतमाला इसका पूर्वी विस्तार है। ठीक है, और दक्कन का पठार पश्चिम में ऊंचा है और ढलान पूर्व की ओर है, और पठार का एक विस्तार जो है पूर्वोत्तर में भी दिखाई देता है, जिसे स्थानांतरित रूप से मेघालय कार्बी एंगलोंग, जो कार्बी एंगलोंग पठार है और कार्बी उत्तरी कछार पहाड़ी के रूप में जाना जाता है। छोटा नागपुर पठार से एक गलती से अलग हो गया था, और पश्चिम से पूर्व की ओर 3 प्रमुख पहाड़ी है। कौन कौन सी, ये जान लेना है, गारो, खासी और जयंतिया। और गारो खासी जो है ये दोनों जनजाति भी है असम की। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको, मेघालय की। अगला प्रश्न है, भूविज्ञान की वह शाखा जिसमें डायनोसॉर्स का अध्ययन किया जाता है, डैश की एक शाखा का उदाहरण है। तो इसका करेक्ट आंसर बताइए आप लोग क्या होगा, जीवाश्म विज्ञान का। ठीक है, तृतीय गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो ये साइमन रिपोर्ट की अपर्याप्तता हुई थी, जिसमें श्रम सरकार जो 1929 ईस्वी में राम से मैकडोनाल्ड के तहत सत्ता में आई, लंदन में गोलमेज सम्मेलन की एक श्रृंखला आयोजित करने का निर्णय लिया गया। ये चीजें पता है आपको। और 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक, 12 जनवरी 1930 से 30 जनवरी 1931 ईस्वी तक पहला गोलमेज सम्मेलन बुलाया गया था। ठीक है, दूसरा गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुआ था 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक। कब से कब तक? 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक महात्मा गांधी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की भागीदारी के साथ आयोजित हुआ था। ठीक, तीसरा गोलमेज सम्मेलन की बात की जाए तो कब से कब तक हुआ था? तो 17 नवंबर 1932 से लेकर के 24 दिसंबर 1932 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और गांधी जी ने भाग नहीं लिया था इसमें। सिफारिशों को मार्च 1933 में एक श्वेत पत्र में प्रकाशित किया गया और उसके बाद संसद में बहस शुरू हो गया। सिफारिश का विश्लेषण करने और भारत के लिए एक नया अधिनियम तैयार करने के लिए एक संयुक्त चयन समिति का गठन किया गया। समिति ने फरवरी 1935 ईस्वी में एक मसौदा विधेयक का निर्माण किया, जिसे जुलाई 1935 में भारत सरकार अधिनियम के रूप में लागू कर दिया गया। तो जो 1929 से लेकर के 1935 भारत सरकार अधिनियम की बातें थी, ये मैंने आपको क्लियर कर दिया गया। कुछ जो ईयर्स थे यहाँ पर नहीं आ सकते थे, मैंने बताया, आप लोग वीडियो को पॉज करके लिख लेंगे, ताकि आपको पहले बताया गया था कॉपी पेन लेकर बैठना, या चीजें आपको पता होंगी तो बहुत बेहतर है। चलिए, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन 1 1932। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस हिमालयी पर्वतमाला के बनिहाल दर्रा स्थित है? बनिहाल दर्रा ये जो है पीर पंजाल रेंज में 2832 मीटर की ऊंचाई पर एक पहाड़ी दर्रा है। तो कहां है? पीर पंजाल रेंज, 2832 मीटर। अगला प्रश्न है, स्पोर्ट्स 2025 के लिए प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रियस का पुरस्कार किसने जीता? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 सेरेना विलियम्स 2025 में प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रियस का पुरस्कार जीता। स्पेन की थी यह, स्पेन। भारत का राष्ट्रीय गीत किस उपन्यास में परिलिखित हुआ था? तो यह हो जाएगा आनंद मठ, जो एक बंगाली कथा है, 1882 में प्रकाशित हुआ था। कौन सा? आनंद मठ। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रबंधन करने का अधिकार देता है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 अनुच्छेद 30। और संविधान का अनुच्छेद 17 जो है अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित है, और 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है। ये चीजें, दोनों चीजों को देख लिया। 28 में क्या कहा गया है? धार्मिक शिक्षा में उपस्थिति या कुछ शिक्षण संस्थानों में पूजा के रूप में स्वतंत्रता के बारे में बात करना। कोई भी राज्य धार्मिक निर्देश प्रदान नहीं करेगा जो कि राज्य निधि से पूर्ण या आंशिक रूप से वित्त पोषित हो। ठीक है, और आर्टिकल 30 जिसमें क्लॉज 1 है, सभी भाषाई धार्मिक अल्पसंख्यकों को अपनी स्थापना का अधिकार और अपनी मनपसंद शैक्षणिक संस्थानों को प्रशासन का अधिकार देने का वादा करता है। और आर्टिकल 30 क्लॉज 2 में कहा गया है कि राज्य को इस आधार पर भेदभाव करने से रोकना है कि वह किसी भी शिक्षण संस्थान को इस आधार पर सहायता प्रदान करने के मामले में धार्मिक अल्पसंख्यक या भाषाई अल्पसंख्यक द्वारा प्रतिबंधित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े।
निम्नलिखित में से किसने एक उत्प्रेरक के रूप में प्लेटिनम का पहला परीक्षण किया और तत्वों के समान तरीकों की खोज की जिससे तत्वों की आवर्त सारणी का विकास हुआ था? देखिए यहां पर ऑप्शंस दिए गए, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3, जोहान वुल्फगैंग, जो डॉब राइनर थे, जोहान वुल्फगैंग डॉब राइनर, जो डॉब राइनर का सिद्धांत कहा जाता है जिसको। भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियों का उल्लेख है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3, 12। 12 अनुसूची का उल्लेख है। 1949 में जब भारतीय संविधान को अपनाया गया था तो 8 अनुसूचियां थी, अब कितना हो गया? बढ़ के 12 हो गया। ये चीजें ध्यान रखना। राजा मानसिंह तोमर ने डैश पर शासन किया था? मानसिंह तोमर ग्वालियर के तोमर राजपूत शासक थे, 1486 ईस्वी में गद्दी पर बैठे थे और सिकंदर लोदी को पराजित किया था, जो उस समय दिल्ली का सुल्तान था। उन्हें अपनी गुज्जरी रानी मृगनयनी के प्रेम के स्मारक के रूप में गुज्जरी महल के निर्माण के लिए याद किया जाता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ग्वालियर के शासक थे, ग्वालियर पर शासन किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर हड़प्पा संस्कृति की अग्नि वेदियां पाई गई थी? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन 2, लोथल। गुजरात और कालीबंगा कहां पर है? राजस्थान। ये दोनों स्थानों पर हड़प्पा काल की अग्निवेदियों का प्रमाण मिला है, लोथल भी और अगर पूछा जाए तो कालीबंगा। कालीबंगा अगर लोथल ना ऑप्शन में हो तो कालीबंगा कहां पर है? आरजे, राजस्थान में। नॉमिनल जीडीपी एक अर्थव्यवस्था में आर्थिक उत्पादन का आकलन है जिसमें इसकी गणना में डैश शामिल होते हैं। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन 3, वर्तमान मूल्य इसमें शामिल किया जाता है। अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए कि जब एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य की गणना बाजार मूल्य या वर्तमान कीमत पर की जाती है तो जीडीपी का मान जो होता है, जिसको वैल्यू होता है उसका प्राप्त होता है, जिसको नॉमिनल जीडीपी कहा जाता है। नॉमिनल जीडीपी, ठीक, एनजीडीपी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, डैश नहर निर्गम कैनाल आउटलेट के कमान क्षेत्र के पानी के समान वितरण की एक प्रणाली है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, वार्डबंदी। क्या चीज? वार्डबंदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बैक्टीरिया जीवाणु जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को फिक्स करने में सहायता प्रदान करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, एजोटोबैक्टर। मालदीव किस वर्ष में एक संतुलन व्यवस्था के एक राष्ट्रपति व्यवस्था वाली सरकार में बदल दिया गया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा 1887 से 25 जुलाई 1965 ईस्वी तक, 1965 तक ब्रिटिश शासन के अधीन था और 1965 में ब्रिटिश से स्वतंत्रता के बाद यहाँ 3 वर्षों तक राजतंत्र कायम रहा था। तो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। 1968 में एक राष्ट्रपति व्यवस्था वाली सरकार में बदल गया। जैनिक सिनर को हराकर 2025 फ्रेंच ओपन पुरुष एकल फाइनल किसने जीता? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, कार्लोस अल्काराज ने। निम्नलिखित में से कौन सा मिजोरम राज्य का मुख्य त्योहार है? मिजोरम का जो चापचर कूट मिजोरम का मुख्य त्योहार में से एक है, जो मार्च के दौरान झूम खेती के पूरा होने के बाद मनाया जाता है, चापचार कूट। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है मई और अक्टूबर के दूसरे शनिवार को। निम्नलिखित में से कौन चोल राजवंश का संस्थापक था? ये हो जाएंगे विजयालय। 848 ईस्वी में शाही चोल साम्राज्य की स्थापना हुई और विजयालय ने तंजावुर क्षेत्र में पांड्य और पल्लव दोनों का सफाया कर दिया और फिर तंजावुर को चोल साम्राज्य का राजधानी बनाया था। अगला प्रश्न है, नेहरू रिपोर्ट 1928 निम्न में से संबंधित थे? किससे संबंधित थे नेहरू रिपोर्ट? तो यह 15 अगस्त 1928 को नेहरू रिपोर्ट आया था। भारतीय संविधान के लिए एक नई डोमिनियन स्थिति और सरकार के एक संघीय ढांचे के लिए अपील करने का एक ज्ञापन था। ठीक है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। यह किससे संबंधित था? संवैधानिक ढांचे से। अगला प्रश्न है, टिंटू लुका एक भारतीय ट्रैक और फील्ड एथलीट महिलाओं की निम्नलिखित में से किस स्पर्धा में वे राष्ट्रीय रिकॉर्ड धारक है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, 800 मीटर की दौड़ में। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां मेघालय में स्थित नहीं है? डफला, जिसको डाफला पहाड़ियां कहा जाता है, पूर्वी अरुणाचल प्रदेश और असम की सीमा पर इसका विस्तार है। डफला पहाड़ियां कहां से कहां तक है? असम से लेकर अरुणाचल प्रदेश के बीच में। ठीक है, मेघालय में नहीं है। मेघालय में गारो खसी जयंतियां, ये तीनों जनजातियां हैं मेघालय की, और पहाड़ियां भी है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म ऊर्जा की इकाई दर्शाता है? तो कैलोरी और जूल दोनों है ऊर्जा की इकाई। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। भारत की प्रथम राजधानी होने का श्रेय किसे प्राप्त है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन 3, पाटलिपुत्र, क्योंकि इस नगर की स्थापना हर्यक वंश के शासक जो थे उदयन के द्वारा किया गया था। पाटलिपुत्र की स्थापना कब किया गया था? 455 ईसा पूर्व में। ठीक है,
चीजें आसान है, आप लोग पढ़े हुए हैं, टेस्ट सीरीज में जोर जान लगाकर आना है आपके एग्जाम में भी, ठीक है। अगला प्रश्न है, बिहार होम रूल लीग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई थी? राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन 4, मजरूल हक। मैं जहां भी है जगदीशपुर वही है, यह किसने कहा था? जगदीशपुर किनकी जन्मस्थली थी? इसी से प्राप्त इसका आंसर मिल जाएगा। किससे है? कुंवर सिंह से। वीर कुंवर सिंह की 1857 के एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे, जो जिन्होंने कहा था कि मैं जहां भी हूं जगदीशपुर वही है। जगदीशपुर इनका पैतृक गांव था, ठीक। अगला प्रश्न है, बिहार की नदियों में सर्वाधिक लंबी नदी कौन है? बताइए आप लोग। गंगा नदी राइट आंसर हो जाएगा। सबसे लंबी नदी है, बिहार में भोजपुर और सारण जिला के बीच सीमा बनाती है, जो चौसा के समीप बिहार के मैदान में प्रवेश करती है। चौसा कहां पर? बक्सर। बक्सर के युद्ध के बारे में आप लोग जानते हैं, बक्सर के युद्ध कब हुआ था? कमेंट कीजिएगा आप लोग जरूर, ठीक है। अगला प्रश्न है, बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? प्रथम भारतीय गवर्नर के बारे में पूछा जा रहा है। तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को दिसंबर 1920 में बनाया गया था। दिसंबर 1920 ईस्वी में किसको? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को बनाया गया था। वो बंगाल के पहले भारतीय महाधिवक्ता थे, वायसराय की कार्यकारी परिषद के सदस्य बनने वाले पहले भारतीय और ब्रिटिश मंत्रालय के सदस्य भी बने थे, और 1915 में बंबई अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए। चलिए, सभी 100 प्रश्नों को हमने कवर कर लिया जो जीके जीएस से संबंधित थे। पेपर 2 का 7वां टेस्ट सीरीज आज समाप्त हो गया। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने साथियों में जो एईडीओ की तैयारी कर रहे होंगे। मिलेंगे अगले टेस्ट में। बहुत बहुत धन्यवाद।